नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स के मैटर पर डिस्कस करूंगा जो मेरे लिहाज से यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए आने वाले एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट इशू बन सकता है, उस पर सवाल आ सकते हैं। जिसमें कि पहला इम्पॉर्टेंट इशू है कि 2 women नेवी ऑफिसर्स बिगिन वॉयज अराउंड द वर्ल्ड। हमारे नौसेना की 2 महिला अधिकारी पूरे विश्व का परिक्रमा करेंगी। दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से खबर है, और वो सोशल इशूज़ से लेकर के जनरल स्टडीज़ में भी सवाल आ सकता है, जिसमें कि है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण समाचार खासतौर से यूपीपीसीएस के लिए है, यूपी टू बी कंट्रीज फर्स्ट जीरो पॉवर्टी स्टेट इन इंडिया, के पूरे भारत में उत्तर प्रदेश निर्धनता शून्य राज्य बन जाएगा पूरे देश में। इसके लिए कुछ काम शुरू हुआ है। और चौथी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, जिसमें कि लद्दाख को लेकर के विशेष दर्जे की मांग हो रही है। और सोनम वांगचुक, जिनको आप जानते हैं कि वो एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जिनके ऊपर 3 इडियट फिल्म भी बनी थी। और उन्होंने, सोनम वांगचुक ने इस मुद्दे को लेकर के कि लद्दाख क्षेत्र को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, शेड्यूल 6 की बात उन्होंने की है। तो इन्हीं सब इश्यूज़ पर चर्चा करेंगे, एक एक करके देखते हैं। तो आप जैसे ये देख सकते हैं कि ये हमारी 2 नेवी ऑफिसर्स हैं, वुमन नेवी ऑफिसर्स, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर डेलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। ये पूरे विश्व का भ्रमण करने के लिए निकल चुकी हैं। और ये जो 2nd एडिशन ऑफ दी नविका सागर परिक्रमा, ये नविका सागर परिक्रमा के नाम से ये उनका जो वर्ल्ड वॉयज है, विश्व भ्रमण है, वो शुरू हो रहा है। और ये आईएनएस मांडवी, जिसका फ्लैग ऑफ किया नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने, जो हमारे वर्तमान नौसेना प्रमुख हैं, उन्होंने इसको रवाना किया। और इस तरह से ये दोनों विमेन ऑफिसर्स जो हैं, महिला अधिकारी, ये हमारे आईएनएसवी तारिणी नामक जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण करेंगे। द वॉयज विल टेक द 2 women ऑफिसर्स अक्रॉस 4 continents थ्रू 3 oceans एंड 3 चैलेंजिंग केप्स। तो ये 2 महिला अधिकारी हमारी नौसेना की, ये 4 महाद्वीपों से और 3 समंदर के बड़े हिस्सों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इससे होगा क्या? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर एक्सप्लोरेशन ऑन मेगा फौनाज और लार्ज सी मैमल्स, Sagar Defense for their drones that promise us spectacular visuals of the voyage, and Defense Food Research Laboratory towards providing customized pre-cooked Indian meals so that our valiant warriors always feel at home। तो इसके लिए ये तैयारी की गई है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की ओर से कि मेगा फौना और सागर डिफेंस प्रोजेक्ट के साथ साथ जो हमारा DRDO का डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी है, उसने इनके लिए पहले से ही पके हुए खाना, प्री कुक्ड फूड जो है तैयार करके दिया है, ताकि ये रास्ते में अपना भोजन और पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इट विल अनफोल्ड इन 5 legs विद स्टॉप ओवर्स एट 4 ports फॉर रिप्लेनिशमेंट एंड मेंटेनेंस। ये जो पूरी यात्रा है, ये 4 चरणों में होगी और ये 4 बंदरगाहों पर रुकेंगी, जहां पर अपने जहाज को फिर से रिप्लेनिश यानी भरेंगी, उसमें नई सामग्री ली जाएगी, उसमें फिर से सप्लाईज लिए जाएंगे। और इस तरीके से ये जो गोवा टू फर्मेंटल ऑस्ट्रेलिया में, फर्मेंटल टू लिटिलटॉन न्यूजीलैंड में, टू पोर्ट स्टैनली और फॉकलैंड पोर्ट स्टैनली टू केप टाउन साउथ अफ्रीका में, एंड फ्रॉम केप टाउन बैक टू गोवा। और इस तरीके से ये गोवा से जर्नी शुरू होगी, गोवा से यात्रा शुरू होगी और गोवा में ही आकर के खत्म होगी। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि हमारी जो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, वो ये है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान।
Prime Minister Narendra Modi on Wednesday launched the Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan, a package for basic scheme saturation in tribal majority villages across 550 districts at an event in Jharkhand, Hazaribagh district. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार को ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है, जो कि देश के 550 जनजातीय बहुल जनसंख्या वाले, जहां जनजातियां ज़्यादा हैं, उनको विभिन्न प्रकार की सेवा और सुविधा सरकार की ओर से दी जाएगी। और ये हजारीबाग जो झारखंड का एक ज़िला है, वहां पर प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। तो इस तरीके से आप देखते हैं, द पैकेज ओरिजिनली कॉइंड एज द पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। पहले इस कार्यक्रम का नाम था प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वॉज क्लियर्ड बाय द यूनियन कैबिनेट लास्ट मंथ, और इसको पिछले महीने ही हमारे भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इट इज एन अम्ब्रेला पैकेज टू इंप्लीमेंट एग्जिस्टिंग स्कीम्स इन 63,000 शेड्यूल्ड ट्राइब मेजॉरिटी विलेजेस। और इस तरीके से जो हमारे जनजातीय समाज के लोगों के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, ऐसे 63,000 गांव में जहां पर जनजातीय आबादी अधिक है, वहां पर इन कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा। धरती आबा इज द नेम दैट मैनी इन झारखंड यूज टू रेफर टू बिरसा मुंडा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के जनजातीय गौरव महानायक भगवान बिरसा मुंडा के नाम से धरती आबा उनको झारखंड में पुकारा जाता है। और वो एक एंटी कॉलोनियल ट्राइबल लीडर थे, जिन्होंने उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया। और इस तरह से धरती आबा हमारे भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर आधारित है। तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण खबर यह है कि हमारा राज्य उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य होगा जो पूरी तरह से निर्धनता शून्य हो जाएगा। यूपी टू बी कंट्रीज फर्स्ट जीरो पॉवर्टीज स्टेट। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन ट्यूसडे सेड दैट हिज गवर्नमेंट वुड मेक उत्तर प्रदेश द कंट्रीज फर्स्ट जीरो पॉवर्टी स्टेट विद इन अ ईयर। और एक वर्ष में हमारा जो ये राज्य है उत्तर प्रदेश, उसको मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इसको हम पूरी तरह से निर्धनता मुक्त कर देंगे। और इस तरह से भारत का ये पहला राज्य होगा जो निर्धनता मुक्त होगा। द जीरो पॉवर्टी कैंपेन इज एम्ड एट आइडेंटिफाइंग द पुअरेस्ट फैमिलीज फ्रॉम ईच ग्राम पंचायत एंड टू इंटीग्रेट देम इनटू द मेन स्ट्रीम। तो जो ये शून्य निर्धनता शून्य अभियान है, इसकी शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में। जो सबसे निर्धन परिवार है, उनकी पहचान की जाएगी और उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा। अंडर द कैंपेन, these families will be given support to be provided food, clothing, quality education, health care, housing facilities and a stable source of income। इस अभियान के तहत इन परिवारों को हर तरीके की सुविधा, जिसमें कि खान पान, रहन सहन और उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास से जुड़ी सुविधाओं के साथ साथ एक स्थिर और स्थायी आजीविका का साधन, आय का साधन भी उपलब्ध कराया जाएगा। According to the action plan, information will be gathered about the poorest 10 to 25 families in each ग्राम पंचायत। और इसमें होगा क्या कि प्रदेश में, हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में ऐसे जो सबसे गरीब 10 से 25 परिवार हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उनको सरकार की ओर से ये तमाम तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी। और इतना ही नहीं, बल्कि इसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है और एक मॉपअप मोबाइल जो है इसके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसमें उन परिवारों की पहचान की जाएगी जो होमलेस और लिव इन कच्चा हाउस, जो कि बेघर बार हैं, जिनके पास घर नहीं है या जो कच्चे मकानों में रहते हैं। सेकंड, लैंडलेस फैमिलीज रिलायंट सोनली ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। और ऐसे भूमिहीन परिवार जो अपने आजीविका के लिए केवल और केवल कृषि पर ही निर्भर करते हैं। थर्ड, फैमिलीज डिपेंडेंट ऑन डेली वेजेस और एग्रीकल्चरल लेबर, और जो
रोजमर्रा के कामों से अपनी आजीविका कमाते हैं, जो दैनिक श्रमिक हैं या कृषि श्रमिक के रूप में काम करते हैं, फेसिंग अनसर्टेन एंड इरेगुलर इनकम्स, जिनके आय का कोई स्थिर और निश्चित स्रोत नहीं है। फोर्थ, फैमिलीज लैकिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग विद फूड एंड क्लोथिंग शॉर्टेजेस। और चौथे, ऐसे परिवार जिनके पास कोई स्थायी वित्तीय स्थिरता नहीं है, वित्तीय असुरक्षा बहुत अधिक है, और वो हमेशा अपने भोजन और रहने के लिए, पहनने के लिए, कपड़े, आवास इत्यादि के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इस तरह से ये पूरा अभियान चलाया जाएगा और राज्य के चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसकी पूरी जांच होगी, निगरानी होगी। ग्राम पंचायत स्तर पर इसमें जो ग्राम पंचायत सहायक हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इनसे रिपोर्ट तैयार करके जिला स्तर पर, जिला स्तर से मंडल और मंडल से राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा चीफ सेक्रेटरी करेंगे। तो अब हम आज का एक करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है, इस पर कंक्लूड करने से पहले, इस पर समाप्ति के पहले एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, स्पेशल स्टेटस लद्दाख। लद्दाख को विशेष दर्जे की मांग। Climate activist Sonam Wangchuk was detained on the Delhi border on Monday night as he led a group of protesters to petition the central government for the inclusion of Ladakh in the 6th schedule of the constitution. हमारे जो इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट और क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, जलवायु कार्यकर्ता हैं, सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर 3 इडियट फिल्म भी बनी, वो लद्दाख को संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के दिल्ली अपने पैदल यात्रियों के साथ धरना प्रदर्शन के लिए आ रहे थे, जिनको कि सोमवार को दिल्ली पुलिस ने सीमा पर, दिल्ली की सीमा पर गिरफ्तार किया। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कोई मांग सिर्फ लद्दाख की नहीं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के लोग भी ऐसी ही बात कर रहे हैं, ऐसी ही मांग उठा रहे हैं। तो क्या है इनके पीछे? हमारे देश में एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, यानी एक ऐसा संघवाद है जो दो वर्गों में बांटा जा सकता है, सिमेट्रिकल फेडरलिज्म एंड एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। सिमेट्रिकल फेडरलिज्म यानी समान संघवाद और एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म असमान संघवाद। यानी सिमेट्रिकल या समान संघवाद में देश के जितने भी राज्य होते हैं सबको एक बराबर, एक जैसे, एक समान अधिकार होते हैं। लेकिन एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म में या असमान संघात्मक व्यवस्था में कुछ राज्य विशेष होते हैं जिनको विशेष दर्जा होता है, अधिक ऑटोनॉमी होती है, अधिक स्वायत्तता होती है, अधिक अधिकार होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्व के राज्य हैं, जैसे कि 5 अगस्त 2019 के पहले हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर था, जिसको विशेष राज्य का दर्जा था। तो ये स्पेशल स्टेटस जिनको मिल जाता है वो हमारे शेड्यूल 5 में भी हो सकता है, शेड्यूल 6 में भी हो सकता है, और जम्मू कश्मीर को ये आर्टिकल 370 में दिया गया था। 371 में भी, आर्टिकल 371 में भी इस तरीके के प्रोविजंस किए गए। तो अब अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 5th और 6th शेड्यूल के पीछे, 5वें और 6ठी अनुसूची के पीछे की ये मांग क्या है। तो ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन एरियाज थे हमारे देश में, ये ब्रिटिशर्स द्वारा कभी भी सबजुगेटेड नहीं थे, उनके अधीन नहीं थे। और जब देश आज़ाद हुआ तो फिर इनको भारत में किसी तरह से धीरे धीरे बहुत प्रक्रिया के द्वारा, थ्रू लॉन्ग डिटेलिंग एंड प्रोसेसेस, इनको मिलाया गया। लेकिन उससे फिर जो जनजातीय समुदाय थे उनमें थोड़ा विद्रोह हुआ, उनकी भावनाएं भड़कीं, उनको अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष करना पड़ा। और ऐसे 3-4 बड़े महत्वपूर्ण संघर्ष के नाम आपने सुने, ट्राइबल रेबेलियंस लाइक द कोल रेबेलियन, कोल विद्रोह 1831 to 32, 1831 से 32, संथाल रिवोल्ट, संथाल विद्रोह 1885, 1885, मुंडा रेबेलियन, मुंडा विद्रोह 1899 to 1900 एंड बस्तर रेबेलियन 1911, बस्तर विद्रोह 1911। These rebellions culminated in the British policy of isolation towards the tribals and the creation of excluded and partially excluded areas under the Government of India Act 1935। तो इन विद्रोहों के कारण हुआ क्या कि ब्रिटिश सरकार ने उस जमाने में, जब हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे, उन्होंने अपनी नीतियां जनजातीय समाज के लोगों के लिए बदल दी और उनको 2 बड़े वर्गों में बांटा, जो कि
बाह्य क्षेत्र एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड अर्धबाह्य क्षेत्र में रखे गए। और इसके प्रोविजंस, इसके प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किए गए। इस तरह से अगर आप देखें तो द फिफ्थ शेड्यूल इज एप्लीकेबल टू व्हाट ऑफिशियली कॉल्ड एज शेड्यूल्ड एरियाज दैट आर डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो पांचवी अनुसूची है संविधान की, ये अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है जिसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। द गाइडिंग नॉर्म्स फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया इंक्लूडिंग प्रीपॉन्डरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, कंपैक्टनेस ऑफ एरिया, अ वाइबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लाइक अ डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो इसके लिए पहचान का, इसके लिए घोषणा जारी करने का आधार क्या है, मानक क्या है कि वो क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जहां पर जनजातीय आबादी अधिक हो, और वो क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिसको कि एक प्रशासनिक इकाई में बांधा जा सके, जैसे कि कोई जिला, जैसे कि कोई तालुका, जैसे कि कोई तहसील, जैसे कोई ब्लॉक। अगर ये बनाया जा सकता है और साथ ही वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ इलाका होना चाहिए, तो फिर उसको राष्ट्रपति अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। एट प्रेजेंट 10 स्टेट्स हैव सच शेड्यूल्ड एरियाज। आज की तारीख में भारत में 10 राज्य हैं जो अधिसूचित क्षेत्र रखते हैं। देयर आर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स टैक, और ऐसे एरिया में एक जनजातीय परामर्शदात्री समिति टैक होती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, दैट आर सेट अप इन दीज स्टेट्स, जो इन राज्यों में बनाई जाती है। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 20 मेंबर्स, ऑफ विच 3/4 शैल बी ट्राइबल एमएलएज फ्रॉम द स्टेट। तो इस टैक में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि जनजातीय परामर्शदात्री परिषद में कुल 20 सदस्य होते हैं, और जिनमें से 3/4 जो उस राज्य के जनजातीय समुदाय के विधायक हैं उनको शामिल किया जाता है। इस तरीके से आप देखते हैं कि शेड्यूल्ड एरियाज के लिए बहुत सारे अलग से उनको अधिकार और सुविधाएं दी जाती हैं, और उनके अपने कस्टम्स और उनके अपने रिचुअल्स, उनके कन्वेंशंस, उनको फॉलो किया जाता है। सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ तभी यहाँ लागू होंगे जब वहाँ के स्टेट गवर्नर उसको नोटिफाई करेंगे, और इस तरीके से उनको थोड़ी स्वायत्तता मिलती है, थोड़ी ऑटोनोमस स्टेटस मिल जाता है। द सिक्स्थ शेड्यूल इज एप्लीकेबल टू व्हाट आर ऑफिशियली कॉल्ड एज ट्राइबल एरियाज, जबकि संविधान की जो 6ठी अनुसूची है ये जनजातीय क्षेत्रों के लिए, वो अधिसूचित क्षेत्र शेड्यूल्ड एरियाज। फिफ्थ शेड्यूल शेड्यूल्ड एरियाज, 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, एंड 6th शेड्यूल इज फॉर ट्राइबल एरिया, जनजातीय क्षेत्रों के लिए। इट इज स्पेसिफिकली फॉर द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ओनली 4 स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। जो हमारे उत्तर पूर्व के केवल 4 राज्य हैं, वहां के लिए ये 6th शेड्यूल है, उसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है। ऐसे राज्यों में जहां पर ट्राइबल एरियाज के लिए ये शेड्यूल बनाया गया है, वहां ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसीज या डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल डैक होती है, जिला स्वायत्त शासी परिषद, और इसी की मांग हमारे जो सोनम वांगचुक हैं और लद्दाख के लोग उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ समस्याएं हैं। समस्याएं क्या हैं कि अगर लद्दाख को इस तरीके का दर्जा मिलता है तो भारत के अन्य राज्यों में भी इसकी मांग हो सकती है। दूसरी बात यह है कि 6th शेड्यूल केवल नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के लिए, और लद्दाख को इसमें शामिल करने के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ सकता है। और इस तरीके से 6th शेड्यूल को लेकर के अगर हम बात करें तो अपार्ट फ्रॉम द 5th एंड 6th शेड्यूल, 5वीं और 6ठी अनुसूची के अतिरिक्त, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अंडर पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के भाग 21 में ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल 371A में नागालैंड, 371B में असम, 371C में मणिपुर, 371F में सिक्किम, 371G में मिजोरम एंड 371H में अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 5th और 6th शेड्यूल के अलावा ये आर्टिकल 371A से H तक
कुछ अन्य राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं और आर्टिकल 370 में पहले जम्मू कश्मीर के लिए भी था। और इस तरीके से ये जो आंदोलन अभी शुरू हुआ है उसको लेकर के लद्दाख के लोग सोनम वांगचुक के नेतृत्व में ये भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन में वो कह रहे हैं कि लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरीके की ट्राइबल पॉपुलेशन है। वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वो भी बहुत अनुकूल नहीं हैं और इस तरह से उनको अलग से एक विशेष दर्जा दिया जाए। और इसके लिए 125th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो रखा जा चुका है कि कहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसके बारे में हमको ये लगता है कि आपको तैयार करना चाहिए अपने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा और राज्य की सिविल सेवा परीक्षा के लिए। इन खबरों पर नज़र बनाए रखें, इन पर नोट्स बनाएं और इनको तैयार करें। और अगर आपको इन न्यूज़ आइटम्स या करंट अफेयर्स को लेकर के कोई समस्या आती है, आपको किसी मटेरियल की ज़रूरत होती है, आपको कंटेंट की ज़रूरत होती है, आपके पास विषय वस्तु या सामग्री नहीं है, तो आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो में दिए गए फ़ोन नंबर और एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं और ईश्वर से आपकी सफलता के लिए प्रार्थना।